अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आइए आज एक न्यू नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये नावल रूड हीरो बेस्ड, पोसेसिव हीरो बेस्ड है, रोमांटिक है। इसके अलावा ये हवेली बेस्ड है और जॉइंट फैमिली बेस्ड है। बहुत अच्छा नावल है, आपको पढ़ के ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आपको ये नावल अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आइए अब नावल स्टार्ट करते हैं। ये मंजर खान हवेली का था, जहां रात के 10 बजे मुकद्दस और कश्यप बेगम अपने बेटों के साथ दाजी के कमरे में मौजूद थी। इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी वहां मौत सा सन्नाटा था। अगलान खान जानता था कि ये खामोशी आने वाले तूफान की वजह से है। ऐसा तूफान जिसके बायस खान और शाह एक बार फिर आमने सामने खड़े होंगे। जो मजबूत कदम होगा वो बच जाएगा और जिसके कदम लड़खड़ाए उसे ये तूफान अपनी लपेट में लेकर तबाह कर देगा। जैसा कि अब सबको मालूम है कि ज़रगाम खान 32 साल का हो गया है। हम कई सालों से इसकी शादी का इंतजार कर रहे हैं और अब हमें लगता है कि हमें और देर नहीं करनी चाहिए। जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। मैं मरने से पहले अपने पोते की शादी देखना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम में से किसी को भी मेरी बात पर कोई एतराज नहीं होगा। वली खान की बारोब आवाज पर वहां बैठी मुकद्दस बेगम और कश्यप बेगम ने बुरी तरह पहलू बदला। वली खान के बेड के दाएं जाना परवेज सोफे पर टांग जमाए सफेद शलवार कमीज पहने कमीज की आस्तीनों को कोहनी तक फोल्ड किए जरगाम खान ने वली खान की बात पर जब से अपनी मुठियां बीजी। जैसा आप चाहें दादाजी, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द अपने बेटे के लिए चांसी दुल्हन इस हवेली में लाओ। अपने पोते पोतियों को इस हवेली में परवान चढ़ता हुआ देखो। आज आपने भी कह दिया तो मैं अब खानदान में नजर दुराती हूँ। जहाँ मुझे अपनी जरगाम की टक्कर की लड़की मिली उसे जल्द अज जल्द अपनी बहू बना लूंगी। मुकद्दस बेगम के कहने पर जरगाम खान के होंठों पर तलख मुस्कुराहट आई, जबकि जरगाम खान के बिल्कुल सामने वली खान के बाएं जाने बैठे 28 साल अरफगान खान ने बेजारियत से दिमाग को जल्द बात खत्म करने का इशारा किया, जिस पर कश्यप बेगम ने घूरकर अरफगान खान को देखा। ये क्या बोल रही हो बहू, होश में तो हो। जरगाम खान और अकीदत शाह एक दूसरे के नकाम में है। अकीदत के होते हुए तुम जरगाम के लिए किसी और लड़की के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। जरगाम खान की दुल्हन सिर्फ और सिर्फ अकीदत ही बनेगी, चाहे आज या 10 साल के बाद। इस हवेली में जरगाम की बीवी की हैसियत से सिर्फ अकीदत ही आएगी। वली खान के गर्जदार लहजे पर मुकद्दस बेगम ने बामुश्किल अपने गुस्से पर काबू किया। आप कैसे बोल सकते हैं दादी कि वो लड़की मेरे शोहर के कातल की बेटी है। मैं उसे कभी भी अपने बेटे की बीवी नहीं बनाऊंगी। जब निकाह हुआ तब भी मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी, मगर सबने अपनी मनमानी की। मगर अब मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मुकद्दस बेगम के साथ लहजे पर वली खान ने तासुब से अपनी बहू को देखा। तुम्हारा शोहर मेरा बेटा था बहू। अगर कत्ल वो हुआ था तो उसका बदला भी लिया गया था। दुश्मनी बदले के साथ ही खत्म हो गई थी। अब मैं इस बिला वजह की नफरतों को भी खत्म करना चाहता हूँ। अकीदा तुम्हारे शोहर के कातल की नहीं, मेरी नवासी है, मेरी इकलौती बेटी की जान से अजीज बेटी। तुम लोगों की दुश्मनी और नफरत की वजह से मैं पिछले 19 साल से अपनी बेटी से कतई ताल्लुक रहा हूँ, मगर अब मैं ये सब कुछ खत्म करके जाना चाहता हूँ। मैंने मुलाजिम के हाथ शाह हवेली पैगाम पहुंचा दिया है। जैसे ही जवाब आता है मैं शादी की तारीख मांगने जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगी। वली खान के साथ लहजे पर मुकद्दस बेगम ने हुनवार नजर से अपने मगरूर बेटे को देखा, जो इस वक्त ताल्लुक बना बैठा हुआ था कि वहां उसकी नहीं किसी और की शादी की बात हो रही हो। यह जुल्म है दाजी। वो सिर्फ शेर लाले के ही नहीं, मेरे बहादुर खान के कातलों के खानदान से है। आप किस तरह अपने दो दो बेटों के कातलों की बेटी को इस हवेली की बहू बनाने का सोच सकते हैं। मैं इस लड़की को इस हवेली में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर अकीदत या उसकी माँ या शाह खानदान से कोई भी इस हवेली में आया तो मुझसे यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। अपने शोहर के कातलों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। कश्यप बेगम के चलाके कहने पर अरमान खान ने तासुब से अपना सर हिलाया। अपनी माँ से इस कदर बदतमीजी की उम्मीद अरमान खान को ना थी। शाह के जिक्र से बेशक उन्हें अपने वजूद में शरारे फूटते हुए महसूस हुए थे, मगर वो इन सब के बावजूद भी कभी दादी के सामने आंख उठाकर बात नहीं करते थे। जबकि जरगाम ने अपनी कलाई पर बांधी घड़ी पर निगाह दुरा कर एक गहरी सांस पड़ी। अपनी जुबान को लगाम दो बहो और खानदान की वायरत को मत भूलो। सारा गांव जानता है कि जरगाम और अकीदत दूसरे के नाकाम है। आइस हुरिया और पलवशे और हकाइक शाह एक दूसरे के मंग है। किस किस का रिश्ता तोड़ेंगे हम, जबकि ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे खानदानों में मंग के नाम पर सारी उम्र बैठ तो सकते हैं, मगर किसी और से शादी का सोच भी नहीं सकते। जरगाम से कौन निकाह करवाएगा अपनी बेटी का, जब सब जानते हैं कि वो शाह खानदान का दामाद है। और तुम्हें लगता है कि तुम हदायक शाह की बहन पर सौतन लाओगी और वो खामोशी से हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। अपनी मंग लेने आ गया तो हम इनकार नहीं कर सकेंगे और फिर
वो अपनी बहन का बदला तुम्हारी बेटी से लेकर उससे बेहतर है कि खामोशी से इस रिश्ते को कबूल कर लो, क्योंकि बच्चों की भलाई भी इसी में है और खानदान की भी। और अब जाओ यहाँ से, अपने हाल दिमाग का इस्तेमाल दोनों किसी और जगह पर करो। मैंने राय नहीं मांगी, हुक्म दिया है, इसलिए तमाशा करने की जरूरत नहीं। दाजी के साथ लाजिबा कश्यप और मुकद्दस बेगम मुंह बसोड़ती हुई वहां से चली गई। इनके जाने के बाद दादी ने अपने खूबसूरत नौजवान पुत्र को देखा, जिन्हें देखते ही उनका खून शेर बढ़ जाता था। इन दोनों को देखकर आयसान की याद शिद्दत से आई। आयसान सरगाम खान का भाई था, शेर खान की दूसरी मनपसंद बीवी से, मगर शेर खान की दूसरी बीवी शाह खानदान की थी। शेर खान के कत्ल के बाद उन्होंने अपने खानदान से ताल्लुक खत्म कर लिया था, मगर वो कभी ज्यादा खान हवेली में ना रही थी। इसकी बड़ी वजह उनकी सोते मुकद्दस बेगम थी, जो उन्हें बार बार कातलों के खानदान से होने और उनके चोर से छुप कर शादी करने के ताने देती रहती। हवेली में सबकी हवेली में इनकी वजह से हर दूसरे दिन लड़ाई झगड़े होते रहते, जिसे तंग आकर मुबीन बेगम ने वली खान से उन्हें शहर शिफ्ट करने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर काफी सोच विचार के बाद वली खान ने उन्हें इस्लामाबाद में शेर खान के बंगले में शिफ्ट कर दिया। जिसकी वजह से आयसान अपनी माँ के साथ वहीं शिफ्ट हो गया। रिश्तों से जुड़ी अपनी माँ के साथ मुकद्दस बेगम को सुलझत करके वो हवेली वालों से बदजन और दूर होता चला गया, मगर जरगाम और अरगमान खान के लिए उनका भाई ही था। अरगमान खान जितनी मोहब्बत और इज्जत अपने से 4 साल बड़े जरगाम ही की करता था, इतनी ही इज्जत और मोहब्बत उससे 2 साल बड़े आइस खान से करता था। मगर वो इस कदर बदगुमान था, इंसाफ की मोहब्बतें उसे झूठ दिखावा ही लगती थी, मगर वो अपने दिली जज्बात किसी पर जाहिर नहीं करता था। वो जब हवेली आता तो खामोश ही रहता। अरगमान खान और जरगान खान के साथ होते हुए भी वो खामोशी की चादर ओढ़े रखता था। एक चीज जो इन तीनों में कामर थी, वो थी शाह खानदान से नफरत, जिसकी वजह से वो बाकी साए उसकी शफकत से महरूम हुए। मोहब्बत, रिश्ते, एहसास, खुशी उनके लिए अहमियत नहीं रखती थी, उनके लिए दुश्मनी, नफरत, शाह खानदान की बर्बादी अहमियत रखती थी, जिसके लिए वो तीनों किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। लोग मोहब्बत में मारकर दूसरे का साथ निभाकर इश्क की दास्तानें लिखते हैं, और वो शाह खानदान से नफरत करते हुए उन्हें तबाह करके दुश्मनी की दास्तान लिखना चाहते थे। आप जानते हैं अकीदत शाह की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं, मैं उसे अपनी बीवी का मुकाम कभी नहीं दे सकूंगा। मुझे अकीदत शाह से उसे जुड़े इस रिश्ते से शदीद नफरत है दादी, और आप जानते हैं कि हान जब किसी से नफरत करता है तो उसका अंजाम क्या होता है। मुझे अपने हाथों से अकीदत शाह का कत्ल करना तो मंजूर है, मगर उसे अपनी बीवी बनाकर हवेली लाना नामंजूर। जरगाम खान के लहजे में चट्टान सी सख्ती महसूस करके अरमान खान ने एक खामोश नजर जरगाम खान के सुरह पड़ते हुए चेहरे पर डाली और एक नजर दाजी के चेहरे पर डाली, जो बेयकीनी से जरगाम खान को देख रहे थे। फिर अपनी जगह से उठकर दाजी के पास बेड पर बैठकर उनके कांधों के गिर्द अपना बाजू फैलाया। तुम्हारी बीवी है वो खान। दाजी के गर्जदार लहजे पर अरमान ने अपनी हैजर हनी आंखों से जरगाम को चुप रहने का इशारा किया कि कहीं दाजी की तबीयत खराब ना हो जाए। मेरे बाप की कातल की बेटी है, एक बागी लड़की जिसे न अपनी इज्जत और खानदान की परवाह है। आप चाहते हैं कि मैं उसे बीवी बनाकर ले आऊं ताकि आए दिन वो मेरी इज्जत का तमाशा लगाती रहे। वो जहाँ है उसे रहने दे दादी। अगर वो कभी मेरी बीवी की हैसियत से मेरे सामने आई तो मैं उसे मारने में एक लम्हा जाया नहीं करूंगा। जरगाम खानदान के दबे दबे लहजे में हुर्रा का कहने पर दादी और अरमान खान ने तासुब से सर हिलाया। तो खान अपनी बीवी को इस दुश्मनी की बेन चढ़ाएगा, तुम अपनी नफरत और दुश्मनी की नजर इस पाक रिश्ते को करोगे। हाँ, ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी। दादी ने तासुब बड़ी नजर से जरगाम खान को देखते हुए कहा। तो जरगाम ने अपनी समंदर से गहरी नीली आंखों में आग सी तपश लिए दादी को देखा। अपने हाथ की मुठ्ठियां बीच कर पे इंतशार पर काबू पाने की कोशिश की। यही तो होता था, हर बार एक दशा का जिक्र जरगाम खान के हवासों को झंझोड़ देता था। वो लाख चाहने के बावजूद भी अपने गुस्से और लहजे को काबू नहीं कर पाता था। मेरी गैरत को गवारा नहीं कि मैं खुद से मनसूब लड़की को किसी और के लिए छोड़ दूं, मगर मेरी नफरत और दुश्मनी को भी यह गवारा नहीं कि मैं उसे अपनी बीवी की हैसियत दूं। अकीदत शाह मेरे निकाह में है और ताहम्र मेरे निकाह में ही रहेगी। अगर किसी ने मेरी बीवी को गलत निगाह से देखा भी तो जरगाम खान उसकी आंखें नोच कर उसे जिंदा दरगोर कर देगा। और अगर तरगाम खान ने अपने दिल में किसी को बसाया तो मैं उसके सीने में हाथ डालकर उसके दिल को नोच निकालूंगा। जो मेरा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, फिर चाहे मैं उसे पलकों पर बिठा कर रखूं या फिर अपने जूते की नोक पर। किसी को हक नहीं कि वो जरगाम खान से सवाल व जवाब कर सके। सद लहजे में एक एक लफ्ज चुपा कर कहा, अच्छा छोड़े लाला आप बाप, मेरा मतलब है अकीदत शाह को। मेरी बात सुने, मैं शिकार पर जा रहा हूँ, 1-2 दिन तक लौट आऊंगा, तो परेशान मत होइएगा। मैं तो दादी को बस यही बताने आया था, मगर आप लोग तो अपनी पंचायत लगाकर बैठे थे। अरगमा खान ने ताजा से साड़ी लाते हुए कहा। तो दादी ने गुड़कुस को देखा। ये शिकार के लिए तुम्हें रात का ही वक्त क्यों मिलता है? हा हा हा, शिकार का असल मजा ही अंधेरी रात में आता है दादी, आप नहीं समझेंगे। दादी के मशकूक लहजे पर अरगमान खान ने झुककर राजदारी से सरगोशी की, जो जरगाम खान के कानों से महफिल न रह सकी। चले अब दें अपने हैंडसम पोते को इजाजत। बेड से उतरकर दादी के आगे सर झुकाते हुए कहा। तो उन्होंने मुस्कुरा कर अपना दायां हाथ अरमान खान के सर पर रखकर उसे दुआएं दी
और एक नज़र इस शराबी कैफे में बैठे हुए जरगाम खान पर डाली। वली खान का देखने पर जरगाम खान गहरी सांस लेता अपनी जगह से उठकर उनके करीब आकर खड़ा हुआ। अपने बुरे लहजे के लिए शर्मिंदा हूँ दाजी, मगर आपसे गुजारिश है कि आज के बाद अकीदत का जिक्र मेरे सामने मत कीजिएगा। सर दाजी के आगे झुकाते हुए सपाट लहजे में कहा तो वली खान ने हनकोड़ा बढ़कर अपना दायां हाथ जरगाम खान के सर पर रखा। आप अकीदत को तलाक दे दें लाला, हमारी दुश्मनी उनके मर्दों से है। औरतों के बीच में घसीटना मुझे काफी मायूब लग रहा है। अरमान खान ने अपनी जीभ में शिकार का सामान रखते हुए सरसरी लहजे में जरगाम खान से कहा, तुम चाहते हो कि मैं बगैरत बन जाऊं, अपने नाम से मनसूब लड़की को छोड़ दूं, ताकि दुश्मन इस बात को मेरी हार समझकर मेरे सामने सीना चौंक खड़ा हो जाए। जब तक शाह खानदान इस रिश्ते को जोड़ने या तोड़ने के लिए मेरे आगे नाक रखने पर मजबूर नहीं हो जाते, तब तक मैं अकीदत को शाह को नहीं छोड़ने वाला। जरगाम खान ने एक सिगरेट का कश लगाते हुए सर्दोसपाट लहजे में कहा तो अरमान खान ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। मतलब आज चाहते हैं कि हदायत शाह अपनी बहन के लिए तलाक या रुखसती का मुतालबा करे? अगर वो तलाक का मुतालबा करेगा तो क्या आप तलाक दे देंगे? अरमान खान ने अपने कांधों से उजरक उतारकर ब्लैक लेदर की जैकेट पहनते हुए इस्तफसार किया तो जरगाम खान ने अपनी होंठ चलकती आंखों से अरमान खान की पीठ को गुड़ा। तलाक तो मरते दम तक नहीं दूंगा मैं। जब हदायत शाह खुद अपनी बहन के लिए तलाक का मुतालबा करेगा, तब जरगाम खान अपने पांव तले शाह की इज्जत को ढूंढ कर अकीदत शाह को इस हवेली में लाएगा। अकीदत शाह के लिए हर दिन मौत से बदतर बनाऊंगा और फिर अकीदत शाह की अना और गुरूर को तोड़ने के लिए पूरी शान और शौकत से उसके सर पर थूथन लाऊंगा। जरगाम खान के कहकर लगाकर कहने पर हम खामोश फिजा में इर्तिशार पैदा हुआ। और कैसी बीवी लाएंगे आप अकीदत शाह के गुरूर को तोड़ने के लिए? अरमान खान ने जीप में बैठकर अपने राइफल को हाथ में थामकर चेक करते हुए इस्तफसार किया। अकीदत शाह के गुरूर को तोड़ने के लिए जरगाम खान का अकीदत के अलावा किसी और का होना ही काफी है। मगर बीवी तो मैं अपने ही टक्कर की लाऊंगा, ऐसी औरत जो जरगाम खान की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो, जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वह जरगाम खान के इरादों का रुख बदल दे, जरगाम खान की आंखों में आंखें डालकर उसकी जिद टाल दे, जिसमें इतना हौसला हो कि अगर कभी मेरे कदम कहीं डगमगाए तो वो मुझे संभाल सके, जो अपनी अदाओं से मोहब्बत से मुझे दुनिया बुला दे। जीप से टेक लगाए आसमां पर चमकते सितारों को देखते हुए संजीदा लहजे में जवाब दिया तो अरमान खान ने जरगाम खान की नजरों के रुख में आसमां पर चमकते सितारों को देखा। और ये सब सिर्फ अकीदत शाह ही कर सकती है, वो लड़की जो पिछले 19 साल से जरगाम के नकाब में है और जो उसके वजूद और रूह का हिस्सा है। इसके अलावा ना ही यह हक किसी और के पास है और ना ही हौसला। आपका दिल भी जानता है लाला कि अकीदत जरगाम खान के अलावा कोई औरत आपका मुकाबला नहीं कर सकती। आप अकीदत को इज्जत से अपना ले, पीछे उसके भाई को मौत के घाट उतार दीजिएगा, अरमान खान ने पुरसोच लहजे में कहा तो जरगाम खान ने चौंक को देखा और फिर दोनों ही क्या लगा कर हंस पड़े। वैसे भी उड़ती उड़ती खबर मिली है कि वो डॉक्टर भी पाकिस्तान आने वाला है। हॉस्पिटल तो उसका आखिरी मराहिल पर है और अब 3-4 माह तक तो वो आ ही जाएगा। अरमान खान ने जीप स्टार्ट करते हुए जरगाम खान से कहा तो वो टेक हटाकर सामने खड़ा हुआ, सिर जमीन पर फेंक कर अपने जूते से मसली और अपने दोनों हाथ पीछे पुश्त पर बांधे। आप तो आना ही था। इस डॉक्टर ने कब्रिस्तान में इसकी हिस्से की 2 गज जमीन उसे याद जो कर रही है और मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव की जमीन को उसे ज्यादा याद करना पड़े। एक बार ये तीनों शाह इकट्ठे हों, एक साथ ही तीनों को कब्र में उतार देना है। जरगाम खान के साथ लहजे पर अरमान खान का कहका बेसादा था। समझने के अंदाज में सर इसबाब में लाया अपनी जीप लेकर हवेली से निकलता चला गया, जबकि पीछे खड़े जरगाम खान की आंखों पक्के पर्दे पर अकीदत शाह का खूबसूरत चेहरा लहराया, जिस पर जरगाम खान ने सख्ती से अपने जबड़े बीच कर कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। मैं तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूँ इमलिया। आई लव यू सो मच डैम इट। मुझे एक चांस दो, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। मैं बिल्कुल तुम लोगों जैसे बन जाऊंगा। मुझे सिर्फ एक मौका दे दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरा यकीन करो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। कानों में विलियम के सालों पुराने अल्फाज गूंजे तो अकीदत शाह को अपना सांस सीने में अटकता हुआ महसूस हुआ। अकीदत कहाँ हो तुम? विलियम ने सूट कर ली है, जल्दी पहुंच जाओ मेरे फ्लैट पर। कानों में एनी की आवाज गूंजी तो अकीदत शाह का वजूद पल में पसीने से चरबुर हुआ। झटके से अपनी जगह से उठकर खिड़की के पर्दा हटाकर खिड़की को खोलकर गहरी गहरी सांसें भरने लगी। नजरें सामने समां पर चमकते चौधरी के चांद पर टकाई खुद को पुरसुकून करना चाहा। हल्की मगर ठंडी चलती हवा के दोष पर खिड़की के पर्दे लहराने लगे। सबस नगीनों जैसी मोटी मोटी आंखें इस वक्त सुरही माइल हो रही थी। गोल्डन स्ट्रेट बाल जिन्हें नीचे से कर्ल किया गया था कमर पर झूल रहे थे। गुलाबी बड़े बड़े होंठ साथी सपस में पेवस्त थे। सतून मगरूर नाक में डायमंड की नोज पिन चांद की रोशनी में जगमगा रही थी।
गुलाबी फूले फूले गालों पर आवारा लिटे झूल रही थी। इस्लामाबाद के हाई सोसाइटी में बने इस बंगले पर इस वक्त खामोशी का राज था। अकीदत शाह के कमरे में छाई खामोशी को मोबाइल की आवाज ने तोड़ा तो अकीदत शाह ने चौंक कर गर्दन मोड़कर अपने दाएं जानब बेड की साइड टेबल पर पड़े हुए अपने मोबाइल को देखा। गहरी सांस भरकर एक नजर चांद को देखे, थके थके कदम बेड की जानब बढ़ाए, बार बैठकर हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से मोबाइल उठाया जिस पर माई वर्ल्ड के नाम से हदायक शाह का नंबर जगमगा रहा था, जिसे देखकर अकीदत शाह के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? लहजे में एहतराम और मोहब्बत समोए नरमी से हाल पूछा तो हदायत शाह के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी शेरनी कैसी है? गाँव क्यों नहीं गई अभी तक अकीदत? 6 माह हो गए हैं तुम्हें पाकिस्तान आए हुए। माँ जी पहले ही तुमसे नाराज है, तुम इन्हें मनाने की बजाय और नाराज कर रही हो। हदायत शाह के इतने सवालों की बौछार पर अकीदत ने अपना माथा मसला। आप मसरूफ थे तो बाद में फोन कर लेते लाला, अब आपके इतने सारे सवालों के एक साथ तफसीली जवाब कैसे दूं? अकीदत शाह के मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा तो लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलती हुई हदायत शाह की उंगलियां एक लम्हे के लिए थमी, मगर अगले ही लम्हे इसी तेजी से दोबारा चलना शुरू हो गई। इतना भी मसरूफ नहीं था कि अपनी बहन से उसके दिल का हाल ना पूछ सकूं, और इतना भी मसरूफ नहीं कि अपनी बहन को उसके हाल पर छोड़ दूं। तुम जवाब दो अकीदत, गाँव क्यों नहीं गई? इस बार हदायत शाह के लहजे में सहती महसूस करके अकीदत शाह ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। आपकी शेरनी भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक है। और गाँव में तब तक कदम नहीं रखूंगी जब तक अपने बाप के माथे से काता का दाग ना हटा दो। माँ जी की नाराजगी से ज्यादा मेरे लिए मेरे बाप की इज्जत और उन्हें बेकसूर साबित करना अहमियत रखता है। माँ जी के डर की वजह से मैं बुजदिलों की तरह नहीं जी सकती, अपने बाप के लिए काता का लफ्ज नहीं सुन सकती। मेरे बाबा एक शहीद है, मुहाफिज थे, काता नहीं थे लाला। मुझे चैन नहीं पड़ता, रातों को नींद नहीं आती जब लोगों के इल्जाम मेरे कानों में गूंजते हैं। जब जब ये कातिल लफ्ज सुनती हूँ मेरा दिलो दिमाग फटने वाला हो जाता है। कि दशा के सरदुस्पाट लहजबा हदायशा एक पल के लिए साकत रह गया। बानो कुदसिया कहती हैं कि पुराने दिनों को याद नहीं करते, पुराने दिनों को याद करने से नए दिनों को गिन लग जाता है। माजी को भूल जाओ अकीदत, माजी को खरीदने से सिर्फ अपने जख्म ताजा होंगे। सब्र कर लो, सब कुछ रब पर छोड़ दो, वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। जिन पर इल्जाम लगा वो भी मार गए और लगाने वाले भी मार गए, तो आप किसी से दुश्मनी करनी है? हम सब ने पहले ही सब कुछ कुछ जी लिया है। हम सब ने पहले ही बहुत कुछ जी लिया है, बहुत कुछ खो चुकी है। अब ये नफरत और दुश्मनी की जंग को खत्म करने दो, सब ठीक हो जाएगा। रब पर छोड़ दोगी तो सुकून भी आ जाएगा। हदायत शाह के नर्म लहजे पर कहने पर अकीदत के होंठों पर तलख मुस्कुराहट रेंगे। बात जब बाप की होना फिर सब्र नहीं आता बेटी को, फिर कोई कौल मैंने नहीं रहता। और क्या छोड़ दूं मैं रब पर लाला? इस रब ने मुझे अशरफ महलूकात में पैदा किया है, मुझे हक और सच के लिए बोलने का काबिल बनाया है, तो भी मैं सब कुछ कैसे छोड़ दूं? क़यामत के दिन जब वो पूछेगा कि मैंने ताकत दी, दिमाग दिया, पैसा दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी, हक के लिए आवाज उठाने का जज्बा दिया, तो फिर क्यों हिम्मत नहीं की? आप नहीं समझेंगे लाला, आप दुश्मन की बेटी के इश्क में मुब्तला हैं, तो उसमें मेरा कसूर नहीं। पलवजा खान आपकी मांग है, आपके नाम से मंसूब है। उस डंके की चौक पर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मांगे, ना कि मेरे बाप की कब्र पर सुलह की मट्टी डालकर। अब वो क्या लगता है मैं आपके भाई से बेखबर हूँ? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ लाला कि आप पलवशी खान से मोहब्बत करते हैं, इसी के लिए नहीं आ रहे पाकिस्तान, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये दुश्मनी खत्म हो जाए और आप पलवशी का मांगे और बिना किसी एतराज और बदमंदगी के अगर पलवशी का हाथ थमा दिया जाए। ऐसा नहीं होगा लाला, वो कभी भी पलवशा आपको इस तरह नहीं देंगे। आपको यहाँ आना होगा, आप इस दुश्मनी को जैसे भी खत्म करें, जैसे भी पलवशे को अपनाए, मगर एक बात याद रखिएगा, मैं बाबा को बेकसूर साबित किए बगैर नहीं रहूंगी। अकीदत शाह के एक एक लफ्ज चबाकर कहने पर हदायत शाह ने अपनी आंखों से चश्मा उतारकर साइड टेबल पर रखा, लैपटॉप बंद करके अपनी जलती आंखों को बाएं हाथ की 2 उंगलियों से मसला, जबकि समंदर से गहरी नीली आंखें सबसे सुडी माइल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर में आग सी लगी हो। अपने स्याह घने बालों में हाथ फेंक कर सर कुर्सी की पूछ से टका दिया। इतना बेगैरत नहीं हूं मैं अकीदत शाह कि अपने 4 दिन पुराने इश्क के पीछे बाप को भूल जाऊं, या खून से लत पर अपने दाया की लाश को भूल जाऊं। अपनी माँ की दिल चीर देने वाली चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मेरा बस चले तो एक ही दिन में हान हादान की सफा हस्ती से मिटा दूं, मगर ये मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरा ये अमल मेरी माँ को जीते जी मार दे। मैं माजी बूने को कह रहा हूँ, दुश्मनी नहीं। इस दिन के बाद हान अभी तक हमारे मुकाबले नहीं आए, इसलिए मैं भी खामोश हूँ, क्योंकि बिला वजह की बदमजगी मैं भी नहीं चाहता। मगर गलती से भी अगर इन लोगों ने हवेली की जानब गलत नगाह से देखा तो वो दिन इनका आखिरी दिन होगा। फिर ना मैं जरफखान खान का लिहाज करूंगा कि वो मेरी बहन का नाका है, और ना ही इस बात का कि वो मेरी माँ का चहेता भतीजा है। और रही बात पलवशे की, वो सिर्फ और सिर्फ हदायत शाह की है। उसे हदायत शाह के पास ही आना है। सरदुस्पाट लहजे में एक एक लफ्ज चुबाकर कहते हुए फोन खटक से बंद कर दिया।
जबकि किदर शाह की आंखें बेसाता नम हुई। मैंने कभी नहीं चाहा पलवशा आपसे दूर हो लाला, मगर मैं क्या करूं, मेरे कंधों पर मेरे शहीद बाप के बेगुनाह साबित करने का बोझ है, इसके माथे से कातल के इल्जाम को मिटाने का बोझ है, और हर गुजरते दिन के साथ मैं इस बोझ तले खुद को दरसता हुआ महसूस कर रही हूँ। मैं नहीं बुला पा रही लाला इन इल्जामों को, इन तोहमतों को जो मेरे माँ बाप पर लगी, लेकिन मेरा आपसे वादा है मैं किसी को भी आपसे पलवशा को छीने नहीं दूंगी। मोबाइल की स्क्रीन पर हदाशा की तस्वीर को देखते हुए नम लहजे में सरगोशी की मोबाइल सेटअप पर रख कर बैठने के अंदाज में ही पीछे